आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। आज के मेहमान कार्यक्रम में संगीत की दुनिया के दो बेमिसाल फनकारों की जोड़ी से बातचीत आपको सुनवा रहे हैं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये है संगीतकार कुलदीप सिंह और उनके पुत्र गजल गायक जसविंदर सिंह। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और इनसे बातचीत की है यूनुस खान ने। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। आज सुनिए इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। विविध भारती के स्टूडियो में आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि पिता पुत्र की एक जोड़ी मौजूद है, या मैं ये कहूं कि गुरु शिष्य की एक जोड़ी मौजूद है, या मैं ये कहूं कि दो बेमिसाल कलाकारों की एक जोड़ी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। यूं तो क्या क्या, यूं तो क्या क्या, नजर नहीं आता कोई तुमसा, कोई तुमसा नजर नहीं आता। यूं तो क्या क्या, नजर नहीं आता। क्या बात है जसविंदर जी और कुलदीप जी। कुलदीप जी वो म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने साथ साथ जैसी फिल्म में संगीत दिया और आज भी नायाब है वो संगीत। दुनिया के न जाने कितने रेडियो स्टेशंस हैं जो साथ साथ के या अंकुश के गाने बजाते हुए थकते नहीं हैं, और उनके बहुत ही प्रतिभाशाली बेटे जसविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, आपने अपने इस रेडियो स्टेशन पर हमें दावत दी, उसके लिए आपका तहे दिल से हम कुलदीप जी और मेरी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कुलदीप जी आपकी एक बहुत लंबी यात्रा रही है। जसविंदर अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। गाने का सिलसिला शुरू हो गया था जी, पर क्या गजल का हाथ पकड़ लिया था आपने तब तक? हाँ, क्योंकि देखिए मैं कुलदीप जी को तो सुनता ही था, बचपन से देखता था, और चूंकि कुलदीप जी ने बहुत गजलें कंपोज की हैं और उस जमाने में जगजीत जी को जैसे गवाया, उसके बाद इनके एक शागिर्द हुआ करते थे, अभी भी हैं, अशोक खोसला जी, बिल्कुल, उनकी उन्होंने एल्बम्स की। तो उन एल्बम्स के दौरान मैं जाया करता था रिकॉर्डिंग में। अशोक जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सीनियर हैं। उनकी गजल थी, रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। तो इन सब को जब मैं सुनता था तो मेरे अंदर ये होता था कि नहीं यार, मुझे भी गजल गानी है। गजल का पैशन तो था ही। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि वायलिन मैंने छोड़ दी, तब कुलदीप जी ने मुझसे पूछा कि हाँ भाई अब क्या करना है, बोलो। वायलिन तो तुमने छोड़ दी इतनी प्रैक्टिस करके। तो मैंने कहा कि मुझे गजल गानी है। तो बोले गजल गानी है या गाना गाना है? मैंने कहा गजल ही गानी है मुझे, आई वॉन्ट टू बी अ गजल सिंगर। इन्होंने कहा मुझसे, बोले देखो जो गजल का रास्ता है ना, ये बहुत मुश्किल है, ये आसानी से तुमको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बहुत, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इसको बहुत वक्त लगेगा, तो सोच लो पहले। मैंने कहा मैंने सोच लिया और गजल की ही खिदमत करना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है, ये एक पक्का इरादा हो गया था। जी। आपने बताया 4 बरस आपने जगजीत साहब के साथ गुजारे हैं। जी। तो फिर इन्होंने कहा कि यार अगर गजल, मैं तो बैठता ही था इनके साथ में और गजल मैंने गानी शुरू कर दी थी, छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी करता था, महफिलें भी करता था। फिर उन्होंने कहा यार अगर गजल गानी है तो आपको जगजीत जी के पास, एक जो गजल के जो बादशाह हैं, उनके पास जाके उनकी सोबत करनी, उनके साथ वक्त गुजारना बहुत जरूरी है। तो फिर मैं जगजीत जी के पास जाता रहा और आज भी याद है कि
मैं सुबह 10 बजे के करीब उनके घर पहुंच, हम लोग साइन कोलीवाड़ा रहते थे और वो पेडर रोड रहते थे, जी। तो वहां से बस पकड़ के हम जाते थे। कई बार मतलब मैं और घनश्याम वासवानी हम लोग साथ में ही हुआ करते थे, हालांकि वो मुझसे काफी सीनियर हैं, बड़े हैं, लेकिन हमारा जो रिश्ता बहुत दोस्ताना रहा है। जी जी। तो हम दोनों साथ में पहुंच जाया करते थे वहां पे। और हमको ये छूट थी, जगजीत जी ने कहा था कि यार रोज आओ तुम, चाहे मैं हूं या ना हूं, तुम आओ वहां पे, सुबह बैठ जाओ। और मैं आपको बताऊं कि ये ग्रेटनेस थी जगजीत जी की कि हम जब सुबह 10 बजे पहुंचते थे तो अंदर तानपुरे की आवाज आती रहती थी वाह, कि भाई वो जो बंदा है वो सुबह अपना रियाज कर रहा है। और आप सोचिए कि जगजीत जी कितने सक्सेसफुल, कितने बड़े आर्टिस्ट थे कि कई बार आज चूंकि अब मैं शो करता हूं, मैं ट्रैवल करता हूं, तो मुझे समझ आती है बात कि वो रात को जी फॉरेन से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, या कहीं रात को शो लेट हो गया, आप 3 बजे 4 बजे सो रहे हो, लेकिन सुबह उठ के उनका रियाज चालू, रियाज। हाँ, तो ये कमाल की बात थी कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो रियाज नहीं छोड़, अपना सुर लगाते थे। तो मैं वहां जाके मैं बैठता था और हम लोग सुर लगाते थे। और कई बार जैसे मैंने गवैये की भी बात की, तो मैं थोड़ा छोटा था, मुझे थोड़ा भागने की वो थी कि यार मैं जल्दी से भागूं आगे, तो कई बार वो तो हम पलटा अब सारे सानी सारे गरे सारे गा मगरेगा, अब ये पलटा है। तो वो कहते थे स्लो प्रैक्टिस करो, सारे सानी सा, इतना धीरज। हाँ हाँ। अब मैं करते करते यार 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो सारे सानी सारे गरे सारे गा मगरेगा। तो कई बार वहां चित्रा जी, यार क्या बकरा तान मारता है तुम, इस तरह से। तो वो जो ठहराव वाली बात है वो वहां से सीखी। वाह, कि भाई गाने में तैयारी हो जाती है, लेकिन ठहराव जो है ना, आपके पास सब कुछ है, शस्त्र हैं, सब है, लेकिन किस शस्त्र को कहां पे किस वक्त इस्तेमाल करना है, यही आर्ट है। क्या बात है। ये नहीं कि आपने कुछ भी हुआ निकाला, आपने तीर चला दिया। यही गजल सिंगर को पता होना चाहिए कि मुझे किस मिसरे पे या किस लफ्ज पे कौन सी मुर्की लेनी है या नहीं लेनी। अब आपका शेर खुल रहा है वहां पे, आपका जो काफिया है, और वहां पे आपने जी तान लगा दी, तो वो काफिया तो भर गया वो जी। हाँ, शेर खुल जाए, शेर पे दांत मिल जाए, उसके बाद जब आप रिपीट करते हो तब आप मार दो तान, आप दिखा दो, क्योंकि शेर तो एस्टैब्लिश हो गया ना। अब बिल्कुल, शेर एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं, आपने तान मार दी, आपने उस पर जगह ले ली। तो वो तो ये सारी चीजें जो है जगजीत जी से, कुलदीप जी से, इन लोगों से हमको सीखने को मिली हैं। और शायद हमारे गाने में अगर थोड़ी बहुत जो लोगों को अच्छा लगता है, शायद उसका कारण यही है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसको एक मिसाल देके समझा दीजिए। अच्छा, आप कोई भी गजल बताइए जो पॉपुलर गजल हो। होश वालों को क्या हाँ। खबर, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज। अब ये चल रहा है, सिंपल सिंपल चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि जो सिंगर है वो बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। बिल्कुल, और चीजें खुल रही हैं। हाँ, है ना। होश वालों को खबर क्या, जिंदगी क्या चीज है, उनसे नजरें क्या मिली। अब ये कोई जरूरत नहीं है तान जी मारने जी की। जी जी, बिल्कुल। आप बिगाड़ रहे हो उसके जो ये एक तरह की structure- कलाबाजी है, हाँ, इम्प्रेशनिज्म है। उसका जो स्ट्रक्चर है, एक इतनी अच्छी कॉम्पोजिशन बनी है, सिंपल सी है, वो अपने आप में कंप्लीट है। हाँ, बीच में जो है थोड़ी सी आपने, क्योंकि जो सुनने वाले हैं ना और जो जानने वाले हैं, आपकी एक छोटी सी मुर्की से समझ जाते हैं कि हाँ यार इसको पता है, इसने गाना सीखा हुआ है। जरूरी नहीं है उसके लिए आपको तान पलटा मारना है उसमें। जी जी। तो यही चीज जगजीत जी में खास बात थी कि वो लफ्जों को जो है बहुत ही प्यार से, अदब से लफ्जों को बयां करते थे। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश
वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। ला 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 ला। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। जगजीत साहब के साथ जुड़ी हुई कोई यादगार घटना
मजेदार घटना जिसमें थोड़ी बदमाशी भी हो। नहीं, मजेदार देखिए, जगजीत जी जैसे आपने पहले कहा कि वो बहुत शरारती थे, जी। मजाकिया थे और मस्ती करते रहते थे, लेकिन वो हम पे वो जो है ना वो रौब झाड़ा करते थे। मेरी कुछ किस्मत ही ऐसी है कि सब रौब झाड़ते रहे। तो जब भी हम लोग रियाज करते थे तो सबसे पहले सा लगाओ, सा लगाओ, सा, अरे 1 घंटा हो गया, सा 2 घंटा हो गया, सा टा से आगे भी चलिए, नहीं सा लगाओ। कई बार चित्रा जी हमारे साथ बैठा करती थी और जगजीत जी ना हमको छोड़ के चले जाते थे, बोले यार चित्रा जी के साथ आप रियाज करते रहो। चित्रा जी के साथ रियाज करते थे तो मैं आस्ते आस्ते मेरी स्पीड बढ़ती जाती थी, सारे सारे तो चित्र, अरे क्या बकरा तान मार रहा है, चल पीछे आओ, आस्ते आ जाओ। तो ये सब एक बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा और मुझे लगता है कि मैंने जगजीत जी को देख देख के, सुन सुन के बहुत कुछ सीखा है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो, कई बार मैं उनके कॉन्सर्ट्स में जाता था, विंग्स में मैं खड़ा रहता था और उनको ऑब्जर्व करता था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो किस तरह से बैठते हैं, हारमोनियम को किस तरह से लेते हैं और किस तरह वो शुरुआत कैसे करते हैं, सुर कैसे लगाते हैं। और वो पहले ही उनकी जो आलाप लेते थे उसी में बस खत्म हो जाती थी बात सारी। जी, जनता से जो कनेक्शन हो जाता, उसके बाद किस्से जी, उसके बाद बीच में कई बार चुटकुले सुना दिया, चुटकुले, मस्ती करना, ये भी कमाल था कि गजलों के कंसर्ट में जी ये सारी का सबसे बड़ा गजल सिंगर जी एक जोक सुना देता। हाँ, कि वो गजल के कॉन्सर्ट को इतना एंटरटेनिंग बना देते थे। नहीं तो लोगों के दिमाग में एक बात ऐसी, एक मिसकंसेप्शन बैठ गई थी कि गजल बड़ी बोरिंग होती है यार, गजल के कॉन्सर्ट में ना यार वही दुख भरी बातें और वो चली गई और मेरा कुछ नहीं हुआ और ये सारी चीजें होती, संजीदा बातें। लेकिन जगजीत जी उसको रोमांटिक बना देते थे, उसमें शेरो शायरी करते थे, उसमें शरारत करते थे। कोई बैठा हुआ है वहां पे, अगर बात कर रहा है तो उसको पकड़ लिया, उस पे शेर सुना दिया। बिल्कुल। तो उनकी नजर जो है वो चारों तरफ होती थी कि कौन, ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और फिर वो बीच में कभी कोई फिल्मी गाना गा देते थे, एक मेडली बना देते थे। आखिरी जो उनका क्लाइमेक्स होता था वो पंजाबी गाने से करते थे। लोगों को क्या प्यार से गाते थे, मतलब पंजाबी गाने उन्होंने जिस तरह से स्टेज पर जिस तरह से गाए हैं, चाहे वो चरखा हो, चाहे वो मिट्टी दबा, क्या शानदार चीज है। आप कुछ सुनाएंगे पंजाबी? वो पंजाबी तो नहीं, तो ये जगजीत जी की गजल जो है वो मैं बहुत गाता हूँ। और हमारे हस्ती साहब जो हमारे चौपाल के साथी, चौपालिये हैं बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और रिसेंटली वो हमें छोड़कर चले गए। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये शेर सुनिएगा। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, वाह वाह वाह। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने। इतना जगजीत जी को हमने याद किया जी, बिल्कुल आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जगजीत से हम लोगों ने बहुत प्यार किया है। बिल्कुल। और एक और चीज मुझे याद आई कि जगजीत जी मुझे ये कहते थे कि जसविंदर बेटा तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारी आवाज अच्छी है, गला भी तुम्हारा चलता है, लेकिन जो भी गाओ उसको अपने अंदाज में गाओ,
उसको कॉपी मत करो। डोंट ट्राई टू बी जगजीत सिंह, डोंट ट्राई टू बी रफी साहब, डोंट ट्राई टू बी मेहंदी हसन। गाओ सबको, मेहंदी हसन साहब को भी गाओ, रफी साहब को भी गाओ, लता जी को भी गाओ, जगजीत सिंह को भी गाओ। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं जी, तो उसमें आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो वो मेरी कोशिश है कि जो भी मैं जगजीत जी की भी गजलों को गाता हूं तो उसको अपने अंदाज में गाने की कोशिश करता हूं। बहुत ही प्यारी बात है जसविंदर। हमने जगजीत सिंह से आपकी करीबी की सारी बातें जानी और बहुत जज्बाती माहौल हो गया। कुलदीप जी, आपका तो बहुत ही गहरा नाता रहा है, साथ साथ के बाद और गहरा नाता हो गया होगा। बिल्कुल। किस तरह की और यादें हैं जगजीत के साथ? हाँ, सीरियल के मेरे इंतजार सीरियल पता है इनका, सईद मिर्जा साहब सईद मिर्जा जी, बिल्कुल। वो भी बिल्कुल अलग टाइप पे, तुमको याद है थोड़ा थोड़ा? बेकार को रोजी का, लुटेरे को मौके का इंतजार है, इंतजार है, ऐसा वाह, बहुत बहुत। तो ये ये एक टाइटल जगजीत सॉन्ग ने बना गाया। था। हाँ। जी जी बिल्कुल। मेरे साथ तो जब भी जिंगल्स क्या, मैंने पंजाबी के, टीवी के, जब भी मैं बुलाता था बड़े प्यार से आते थे और कोई कभी रिम्यूनरेशन की बात मेरे साथ नहीं की। उल्टा मुझे पूछते, अरे तेरे को भी कुछ मिल रहा है कि नहीं? इस गाने को जरूर सुनना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट गाना है। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। ये घर बहुत हसीन है। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में, न फूल जैसे रास्ते बने हैं इसके वास्ते। मगर ये घर अजीब है, जमीन के करीब है, ये ईंट पत्थरों का घर, हमारी हसरतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है। जो चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की। दिलों में फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की। हमारे घर न आएगी कभी खुशी उधार की, हमारी राहतों का घर, हमारी चाहतों का घर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है, ये घर बहुत हसीन है।
अच्छा, इप्टा में इतने बड़े कलाकारों के साथ आपका बहुत लंबा सफर रहा है, उसके बारे में बताइए। हमने बलराज साहनी की बातें तो की। भाई बलराज जी तो जेम ऑफ ए पर्सन। हम लोग स्कूल है जुहू में, कॉरिडोर में रिहर्सल करते शाम के बाद। वहाँ जब धूल मिट्टी जमा होती थी तो बलराज जी सबसे पहले झाड़ू उठाते थे। अरे क्या गजब। बात है, वाह। और हम देख के हम उनसे छीन लेते थे कुछ भी, लेकिन सबसे पहले झाड़ू उठाते थे। वो कहते वो इस तरह के शख्स थे। उनसे तो हमने इतना कुछ सीखा हूं कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं बात लंबी हो जाएगी। ये एक पंजाबी का प्ले था कनक दी बल्ली, जिसका मुझे म्यूजिक करना था और मैं टालम टोल कर रहा था। हाँ ठीक है करता हूँ, मेरे जहन में था वो सब बातें, लेकिन मैं पता नहीं क्यों कतरा रहा था। एक दिन दरवाजा खुला, देखा बलाजी मेरे घर के बाहर खड़े हैं और बिल्कुल एकदम शांत चित्त। मुझे तो ये मैं इनको बिठाऊं किधर? क्या नहीं यार तू चल ना। मैं किधर? वो यार प्ले का म्यूजिक करना। हाँ हाँ मैं करना ना। नहीं यार वो आज ही करना पड़ेगा क्योंकि बरसों तो नाटक है। बोला ठीक है आप बलराज चलिए मैं आता हूँ। नहीं यार साथ चलते हैं। मैं बोला नहीं यार मुझे 2 म्यूजिशियन भी लेके आने। किधर म्यूजिशियन रहता है? मैंने बोला एक तो दादर में रहता है फ्लूट वाला, चलो ठीक है उसको पकड़ते। मैं चला गया साथ में, तो वो मामा करके उसका नाम था म्यूजिशियन का। मैं बाहर निकल के आवाज मारू मामा, तो मेरे पीछे से वो भी आवाज मारते हैं मामा। पब्लिक जमा हो गई यार, इतना बड़ा कलाकार है। बिल्कुल। खैर मामा ने भी जब देखा तो फौरन अपने फ्लूट का बंडल लेके आ गया। तो मैं बोला बलराज जी आप इनको लेके जाइए, तो मैं ढोल वाले को लेके आता हूँ। ये ढोल वाला किधर रहता है? मैं बोला उधर 2 टाकी जगह है, मतलब अच्छी सी गलियों में वो रहता था। तो मेरा दिल नहीं था बलराज जी जाए, तो बोले नहीं यार चलते हम चलते हैं। खैर चले गए। मैं बोला आप गाड़ी में बैठिए मैं उसको आवाज देता हूँ। और मैंने आवाज, गुलाम भाई पीछे से भी आवाज देता, और मैं ऐसे नाक पकड़ रहा हूँ कि मुझे बात आ रही है, और बलराज जी ऐसे खड़े हैं कि यहीं के रहने वाले हैं। मतलब उनकी ग्रेटनेस इतनी है जी, किसी चीज से कोई एतराज कोई तकलीफ बाद नहीं। मुझे इतनी शर्म आई कि हम प्रिटेंड करते हैं और देखो इतना बड़ा आदमी तो ऐसे बात कर रहे थे। बलराज जी वो शख्सियत थे। क्या बात है। इतना कुछ सीखा उनसे, तो बहुत कुछ सीखा। जसविंदर बता रहे हैं कैफी के साथ भी आपका काम रहा है। भाई कैफी साहब ये जो थोड़ा सा बोलने की सलीका आया या समझे, वो कैफी साहब की कुर्बत में ही हुआ, क्योंकि ज्यादातर हम उन्हीं के घर में रहते थे। होली दिवाली तो उन्हीं के घर में होती थी वैसे भी, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। शरारती वो भी बहुत थे। अच्छा। हाँ, एक बार क्या हुआ कि कैफी साहब का एक ड्राइवर था जो मेरे एरिया में ही रहता था। वो कहीं बीमार हुआ था तो कुछ दिन आया नहीं, तो कैफी साहब उसको ढूंढते ढूंढते आए। मेरा घर का पता उनको मिला तो मेरे यहाँ है जी। तो मेरे पिताजी सफेद दाढ़ी लंबा और हाथ में ये पूरे धर्म वाले वो जो जज होते हैं वैसे, उनसे इनकी मुलाकात हुई कैफी साहब की। और फिर ड्राइवर का बताया तो देखिए कि हफ्ता भर वो फिर ड्राइवर के यहाँ आते रहे, उसको दवाई ला के देते रहे, उसको जो भी खर्चा वर्चा देते रहे, वो सब करते रहे। उन्होंने ये देख लिया था कि जो कुलदीप जी हैं वो अपने फादर से बहुत डरते हैं। वो देख लिया था। हाँ, जी, वो बड़े स्ट्रिक्ट है। मैं बहुत शरारत करता था, तो हैदराबाद में शायद हम आखिरी शमा के सिलसिले में ही गए, तो स्टेशन पर ही लोग आए हुए थे फोटोग्राफ ये वो सब लेने के लिए। तो कैफी साहब ने बोला तू बच्चा इधर आ, मुझे साथ में खड़ा कर दिया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मतलब कैफी साहब ने अपने पास बुलाया। तो जैसे ही वो फोटो क्लिक करने लगा उन्होंने मेरे मुंह में लगा दी। फोटो खींच ली, फोटो पिताजी के पास पहुंच गई। उन्होंने पहुंची नहीं, वो धमकी होगी कि बच्चे अभी तू कर, ये फोटो तेरे पिताजी के पास जाएगी। रिहर्सल पे नहीं आए तो ये फोटो मैं तुम्हारे पिताजी को दिखा दूंगा। कजन था कि हम लोग इप्टा की 50वीं मना रहे थे, तो उसमें फैज की वो गजल करनी थी, हम मेहनत कश जब जगवालों से जी। तो चाहते थे कि ये इस गजल को मैं करूं और ये पंजाबी लहजा हो। जब जगवालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक देश नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश जब जग वालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जब जग वालों अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं एक देश नहीं, एक देश नहीं एक देश नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। क्या बात है। मुझे बोल रहे थे आने के लिए, तो मैं आ नहीं रहा था। तो जिस दिन मैं आया तो उस दिन बच्चे अब तू आया ना, अब तेरे बाप के पास ये पहुंच गया। तो तब मुझे ब्लैकमेल करते थे हमेशा। कमाल की बात है। तो ये बहुत प्यारी यादें हैं। मुझे लगता है कैफी साहब का इतना जिक्र हो रहा है तो यहाँ कैफी साहब का लिखा एक गाना सुन लेते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो
मुस्कुरा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये आशिक जो पीते जा रहे हो, ये आशिक जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो,
रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जसविंदर, आप तो जावेद साहब और शबाना आजमी वाला शो भी करते हैं जी। कैफी के नाम का, कैफी और मैं जी। तो उसके बारे में बताइए, जिसमें जावेद साहब और शबाना आजमी चिट्ठियां पढ़ते रहे हैं जी। अब हालांकि जावेद साहब की भूमिका बदल गई और जावेद साहब की जगह पर कौन आ गया है? कंवलजीत सिंह से, जाने माने एक्टर जी जी। लेकिन जब ये शो कंसीव हुआ था तब से आप लाइव म्यूजिक में आप ही होते हैं जो कैफी साहब को गाते हैं। जी, एक्चुअली ये सिलसिला यूं शुरू हुआ कि इप्टा से तो मैं ताल्लुक रखता ही था, कुलदीप जी के साथ में इनके प्लेस में मैं जाता था, कभी इंस्ट्रूमेंट बजाता था, कभी कोरस गाता था, जब मेरी जरूरत होती थी मैं जाता ही था। तो इप्टा जो सब वाकिफ थे कि मैं गा रहा हूँ, कुलदीप जी का बेटा गाता है। तो जब कैफी साहब गुजरे तो उनका हम सालाना मना रहे थे, उनको ट्रिब्यूट दे रहे थे। तो एक प्रोग्राम कंसीव हुआ था जिसको रमेश तलवार साहब डायरेक्ट कर रहे थे और उसमें अलग अलग लोग आके कैफी साहब के बारे में बातचीत कर रहे थे और बीच में गाने थे। उस वक्त जो है जावेद साहब ने एक स्क्रिप्ट बनाई और वो स्क्रिप्ट जो है हमने प्रेजेंट की, जिसमें सब लोगों ने बात की और उसमें गाने हुए। तो वहां से ये आइडिया आया कि भाई यार क्यों ना इसका एक प्ले बनाया जाए, प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन बनाई जाए और उसको दुनिया भर में लेके जाया जाए। तो वहां से कैफी और मैं की शुरुआत हुई। शौकत आपा की किताब याद की रह गुजर पर बेस्ड जावेद साहब ने इस नाटक को लिखा और उसमें लेटर्स नहीं है, उसमें वो कैफी साहब की जिंदगी, उनके बारे में बातचीत होती है, इंसिडेंट्स हैं और बीच बीच में गाने हैं, उनके गजलें हैं। और वहां से फिर जब ये शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा यार हमारे इप्टा में तो है जसविंदर सिंह, अच्छा गाता है, इसको ले लेते हैं। तो वो पहले जब शुरुआत हुई तो ये लगा कि एक दो शो हम लोग करेंगे, है ना, ये बात एक दो शो होगा खत्म हो जाएगा, जावेद साहब को भी नहीं लगा। लेकिन वो जब सिलसिला शुरू हुआ तो इतना पॉपुलर हो गया कि वो एक शो के बाद दो शो, दो के बाद 10 शो, 10 के बाद 20 शो, हमने तकरीबन मोर देन 300 शोज ऑल ओवर वर्ल्ड किए। क्या बात है जी, कोई ऐसा देश नहीं होगा, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हम गए। एक बहुत ही अच्छी जर्नी रही है जावेद साहब शबाना जी के साथ और इनसे बहुत सीखा है। कैफी साहब के तो हम फैन हैं ही हैं, उनको हम पढ़ते हैं, गाते हैं, लेकिन जावेद साहब, शबाना जी, उनकी अदायगी, उनका प्रोफेशनलिज्म, जिस तरीके से वो, यानी हर शो से पहले उनको रिहर्सल करनी होती है। कई बार हम लोग कहते हैं छोड़ो यार रिहर्सल, इतना सारा तो कर लिया, रिहर्सल क्या करनी है, लेकिन उनको रिहर्सल करनी है, उनको रीडिंग करनी है। हम लोग कई बार जब वेन्यू पहुंचते हैं, मान लीजिए कि दिल्ली शो है या मान लीजिए कि लंदन में शो है, कर ही रहे ना शोज, तो सब याद है सब कुछ नहीं, वो बैठ के अपने रूम में उनको रिहर्सल करनी है, रीडिंग करनी है। गजब, बिल्कुल। तो और अगर मैं आपको शबाना जी का बताऊं कि अब उसमें होता क्या है, स्टेज के एक कोने में कुर्सी टेबल लगा हुआ है जिसपे शबाना जी और जावेद साहब बैठते हैं और दूसरी तरफ एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिसपे एक गजल सिंगर यानी मैं बैठता हूँ, मेरे साथ 5 म्यूजिशियन होते हैं। जैसे एक गजल सिंगर बैठता है, अब उसमें वो बोलना शुरू करते हैं और मेरी एक गजल होती है, गाना होता है, मेरा गाना खत्म होता है, फिर उनकी नरेशन शुरू होती है, ये कहानी आगे बढ़ती है। अब करना क्या है, वहां से विंग से उठ के शबाना जी को आना है और आके कुर्सी पे बैठना है। कोई भी आर्टिस्ट कहेगा यार वो इसमें क्या, लेकिन शबाना जी को उसकी भी रिहर्सल करनी है। गजब, आप इमेजिन कीजिए कि वो कहां से, उसका डिस्टेंस क्या है, कैसे कितने स्टेप्स हैं, कैसे चल के आएंगी और वहां पे कौन सी लाइट आ रही है, कौन सा कट मिल रहा है उनको, वो उनको सब देखना है। वाह वाह, उनको अपनी वॉइस देखनी है कि मेरी वॉइस नेचुरल आ रही है माइक पर या उसमें कुछ प्रोसेस है। उनको नेचुरल एकदम स्टेज वाली वॉइस चाहिए, उसमें कोई रिवर्ब नहीं चाहिए, उनको कोई डिले नहीं चाहिए। जैसे हम लोग स्टेज पर अपनी वॉइस को प्रोसेस करते हैं, उसको आप मसाला लगाते हैं ना, बैलेंस करते हैं। हाँ, उनको बिल्कुल नेचुरल चाहिए एकदम आवाज, वो वैसा रेजोनेंस उनको चाहिए। तो सब जो पीछे राइजर लगा हुआ है वो कैसे है, लाइट कहां से आ रही है, मैं कैसे बैठा हूं, मेरे म्यूजिशियंस के कॉस्ट्यूम क्या है, आप सोचिए, ये है प्रोफेशनलिज्म कि छोटी छोटी बारीकियों पर ये लोग ध्यान देते हैं। तो ये चीजें शायद मैंने इन सब से सीखी हैं, तो शायद मेरी परफॉर्मेंस में आपको ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं नजर आएंगी। बिल्कुल। अच्छा, कैफी और मैं आप बहुत सारी कैफी की गजलें गाते हैं जी, तो उनमें से कोई एक चीज
अगर आप सुनाना चाहें तो। एक गजल है जो कैफी साहब ने 10 बरस की उम्र में लिखी थी जी, और बेगम ये- अख्तर ने उसे गाया हाँ, था। और इसका जिक्र भी होता है। वो जिक्र करते हैं कि यार ये जो गजल है मैंने 10 बरस की उम्र में कही थी। जी। तो इसको जो है बेगम अख्तर जी ने गाया था, लेकिन इसको कंपोज किया है कुलदीप जी ने। बिल्कुल। तो ये कुछ यूं है। इतना तो जिंदगी में, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न, हंसने से हो सुकून न, रोने से कल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के आश्के गम, वाह। जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के आश्के गम, यूं दूसरा हंसे तो, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े। क्या बात है, बहुत शानदार। तो ये कैफी और मैं से जुड़ा हुआ आपका अनुभव है। लेकिन एक चीज जिसका जिक्र आगे करते हुए हम बढ़ेंगे, सत्यमेव जयते में आमिर खान के लिए आपने एक गाना गाया था एक एपिसोड में। मुझे याद है कि वो बहुत जज्बाती कर देने वाला गाना था। उस अनुभव के बारे में बताइए। वो गाना मुन्ना धीमन ने लिखा था। जी, बहुत ही खूबसूरत वो गीत लिखा था और वो एपिसोड बहुत अच्छा था। जी। वो एपिसोड ओल्ड एज पर था जी, कि किस तरह से बुजुर्गों को लोग हाँ, छोड़ दिया करते हैं, और उसी सिचुएशन पर ये गाना था। और एक दिन अचानक से मुझे फोन आया, राम संपट जी उसके कंपोजर हैं, तो उनके ऑफिस से फोन आया। इनफैक्ट मुझे राम जी का ही फोन आया, तो उन्होंने कहा यार आप कल फ्री हैं? मैं कहा बिल्कुल फ्री हूँ आपके लिए, तो आप बताइए। तो बोले कल आ जाओ, एक गाना करना है। तो मुझे नहीं पता था कि ये सत्यमेव जयते के लिए। जी। तो उन्होंने बताया गाना और उन्होंने कहा भाई अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा इसको आप इम्प्रोवाइज कर दीजिए, बट वो फील चाहिए हमको। तो मैंने गाया, 2-3 टेक की और गाना अच्छा हो गया। उन्होंने कहा बहुत अच्छा गाना हो गया है। फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो सत्यमेव जयते के लिए है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार, क्योंकि उस वक्त सत्यमेव जयते बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम था और लोग बाकायदा उसका इंतजार करते थे। सो ये एपिसोड लोगों को और ये गाना बहुत पसंद आया, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आमिर साहब का भी और हमारे राम संपट भाई का भी। थोड़ा याद है? बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, हर रोज रग छेड़ जाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। क्या बात है। देखिए, ये दो लाइनें सुनी तो बिल्कुल यूं हुआ जी जैसे किसी ने रूह छू ली हो जी। तो ये पूरी जो बातचीत है ये अब तकरीबन आखिरी मकाम पर आ पहुंची है और अब मैं आपके गजलों के एल्बमों की बातें करना चाहता हूं। जी।
उनके बारे में हमें बताएं। देखिए, सबसे पहली एल्बम जो हमने की थी वो थी जज्बा-ए दिल, जो मैंने गजल आपको सुनाई थी, है जज्बा दिल, तो वही गजल से मेरा आगाज हुआ था। तो ये गजल एल्बम 1994 में रिकॉर्ड हुई थी और किसी यूके की कंपनी थी ईस्टर्न म्यूजिक प्रमोशन, जी जी, उसके लिए हमने रिकॉर्ड की थी। तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि मेरा जो आगाज है वो 1994 का है। तो यानी आज 30 इयर्स मैंने कंप्लीट किए हैं गजल गाते हुए। तो उसके बाद में फिर जब ये ABCL बना, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो उसमें उन्होंने कॉन्टेस्ट रन किया था। तो उस कॉन्टेस्ट में भी मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया था और मेरी एल्बम उन्होंने बनाई थी जिसका नाम था आगाज जी। वो खैर कंपनी बंद हो गई तो उसके बाद में उस एल्बम का कुछ हुआ नहीं। फिर 1999 में सारेगामा जो पॉपुलर टीवी शो था जिसे सोनू निगम साहब होस्ट करते थे, उसका मेगा फाइनल मैं जीता था। जी जी, यानी मेल कैटेगरी में आई वॉज द विनर एंड फीमेल कैटेगरी में श्रेया घोषाल थी जी। तो उसके बाद में, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस एपिसोड में, उस मेगा फाइनल में क्या जज थे, दिग्गज लोग, दिग्गज मतलब संगीत के मैं तो भगवान कहूंगा कि उस्ताद विलायत खान साहब, गिरजा देवी जी, पंडित राम नारायण जी, अनिल बिस्वास जी, शिव जी, जसराज जी और उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। बिल्कुल, वो ऐसे दिग्गज लोगों के सामने। अच्छा, उस वक्त क्या होता था, सॉरी मैं यहाँ से, आपने एल्बम्स का पूछा, मैं कहीं और चला गया, सही जा रहा है, क्योंकि वो जर्नी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि उस जमाने में कोई एक्स फैक्टर और कोई शो शा नहीं होता था, सिर्फ गाना होता था। कि मुझे आज भी याद है कि जब उस एपिसोड में जो मैंने जैकेट पहना था, जो ब्लेजर पहना था, वो मेरे फादर का था। आज तो क्या एवरीथिंग इज डिजाइनर होता है, आपका डिजाइन किया जाता है, आपकी स्टोरी डिजाइन की जाती है, डायलॉग्स डिजाइन किए जाते हैं, आपको गाना दिया जाता है, उसमें नाच गाना होता है, ड्रामा होता है। अब आप सोचिए कि सामने विलायत खान साहब बैठे हैं, ऐसे अनिल बिस्वास जी बैठे हैं, जाकिर भाई बैठे हुए हैं, उनके सामने आप क्या करोगे? आप आइए स्टेज पर गाना गाओ, जाओ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि ऐसे लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया। और उसके बाद में फिर मुझे टिप्स कंपनी ने साइन किया और मेरी एल्बम योर्स ट्रूली। क्यों सिलेक्ट किया? तुमने क्या गाया था लास्ट? उनकी एक फरमाइश थी कि जो हमारा उसमें एक एपिसोड था और उसमें एक राउंड था, जजेस चॉइस राउंड, तो उसमें सब जजेस ने बाकी जो कॉन्टेस्टेंट्स थे उनको कहा गाने के लिए, लेकिन मुझे उन्होंने पूछा कि कुछ माल कौन्स में सुनाओ, विलायत खान साहब ने। तो मैंने उनसे कहा कि खान साहब, मुझे मेरे पिताजी ने माल कौन्स में एक गजल सिखाई है, थोड़ी सी मुझे याद है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको सुनाना चाहूंगा। वाह। तो क्योंकि माल कौन्स में जो गजल बहुत कम कंपोज की जाती है, बहुत रेयर है, तो वो जब मैंने गाई, वो पहले ही 2 मिसरों में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इसको प्राइज देना है। क्या बात है। फिर उसके बाद में टिप्स कंपनी ने मुझे साइन किया, हमारे कुमार टोरानी साहब ने, और योर्स ट्रूली एल्बम रिलीज हुई। फिर उसके बाद दिलकश हुई। फिर उसके बाद सारेगामा के लिए एक एल्बम की, इश्क नहीं आसान, और उसके बाद एक एल्बम की इटरनल, जिसे बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर भी मिला, और आखिर में काबिदा एक एल्बम की। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। और आजकल आपको मालूम है, अब तो एल्बम्स का जमाना रहा ही नहीं, अब तो सिंगल्स हम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो ये जो सुरों का सफर है ये लगातार जारी है, और गुरु शिष्य कहें या पिता पुत्र कहें, दोनों की जोड़ी हमारे साथ यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद है। मैं हमेशा से यही कहता हूँ और अपने आप पर भी मेरे लागू होती है कि जिंदगी में स्टूडेंट रहो। जी बिल्कुल, उस्ताद बनने की कोशिश मत करो, स्टूडेंट रहो। नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं मेरी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, मैं बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो बताए। क्या बात है। तो ये गुरु का आशीर्वाद है, गुरु ही जो है वो आपको आगे लेके जाता है, उसी से गति है आपकी, बिना गुरु कुछ नहीं है। और गुरु अगर आपको डांटता है, गुरु आपको टोकता है, मतलब ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। चलते चलते आप दोनों मिलकर हमारे लिए क्या गाने वाले? तो ये कैफी साहब का गीत है जो हम लोग अक्सर गाते हैं, क्वायर में गाते हैं जी। ये हम लोग साथ में गाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हम दीवाने, हम परवाने, हम दीवाने, हम परवाने, अपने वतन के, अपने चमन के, अपने वतन के, अपने चमन के। हम दीवाने, हम परवाने,
हम दीवाने हम परवाने, प्यास ने हमको जन्म दिया है, भूख ने अपनी गोद में पाला, प्यास ने हमको जन्म दिया है, भूख ने अपनी गोद में पाला। दाएं थी मस्जिद बाएं था मंदिर, बीच से हंसता हमने निकाला, रह गए पीछे सब बुत खाने, रह गए पीछे सब बुत खाने। हम दीवाने हम परवाने, हम दीवाने हम परवाने, अपने वतन के अपने चमन के, अपने वतन के अपने चमन के। हम दीवाने हम परवाने, हम दीवाने हम परवाने। क्या बात है, बहुत शानदार महफिल जमी, बहुत अद्भुत यादें आप लोगों ने हमारे साथ बांटी। विविध भारती के स्टूडियोज में आने का और अपना बेशकीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी और जसविंदर जी। नहीं, हम आपका तहे दिल से, विविध भारती का यूनुस भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने रेडियो स्टेशन पर बुलाकर इतनी इज्जत अफजाई हमारी की। शुक्रिया। शुक्रिया जी। अभी आप सुन रहे थे संगीतकार कुलदीप सिंह और उनके बेटे गजल गायक जसविंदर सिंह से यूनुस खान की बातचीत। क्या हम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। ये था इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो तो पहले आके मान ले मेरी नजर तेरी नजर। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया किरण बंग ने। क्यों जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।